बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब। आप माहिर हैं मस्नूई नस्ल कशी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी की सनत है, जो दूध का कारोबार है, ये प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस बनता चला जा रहा है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। और इन बड़ी कंपनीज के आने की वजह से छोटे किसान जो है पाकिस्तान के, जो रवायती तौर पर 2 से 3 जानवर रखते हैं, उनको बेबहा किस्म के खदशात हैं। आप किसानों के ये खदशात किस हद तक जायज़ समझते हैं? शुक्रिया, ये आपका बड़ा बुनियादी सवाल है और इसके मतलब वाकई छोटे फार्मर के नुमाइंदों के जहनों में कुछ सवालात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप देखें पिछले 4-5 साल से जब से ये बड़े फार्मर्स आए हैं, उससे दूध जो प्रोडक्ट है, जो असल प्रोडक्शन है छोटे और बड़े फार्मर की, उसकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है। और दूसरा, ये एक बिज़नेस की तरफ इंडस्ट्री मूव हो रही है और इसमें छोटे फार्मर का काम और उसका रोल हमेशा रहेगा। उसके पास अब 2 किस्म के काम हैं। एक तो वो दूध जो भी एफिशिएंट या फ़ाल तरीके से दूध पैदा करेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसे उसका मुनाफा ज़रूर मिलेगा। और दूसरा, एक और हमें समझ आ रहा है, एक और सतह पर फार्मिंग की इंतहाई ज़रूरत है जो कि मुस्तक़बिल में बड़ी काम आएगी, वो है दूध पैदा करने वाले जानवर पैदा करना। हमने देखा अब एनिमल बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब भी गर्मी के मौसम में दूध पैदा करना, आजकल दूध पैदा करने में हमारे लोकल क्रॉसब्रेड एनिमल्स का बहुत रोल है। और ये वो एनिमल हैं जो आज मार्केट में नहीं मिलते। बिल्कुल। और जो मिलते हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और छोटे फार्मर जिसमें उसकी फैमिली भी साथ मसरूफ़ होती है काम में, उसके लिए ऐसे जानवर पैदा करना बहुत आसान है। और जब वो मार्केट में उसको बेचेगा, उसको दूध ही की कीमत मिलेगी, बल्कि यकमुश्त मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, किस तरह आप कह रहे हैं कि उनके लिए दूध पैदा करने की बजाय दूध पैदा करने वाले जानवर पैदा करना आसान है? वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आप देखें पाकिस्तान में पेशावर से कराची तक जीटी रोड पर दूध की प्राइस तकरीबन एक फ़िक्स होती है, और जब भी आप जीटी रोड से दूर जाते हैं तो दूध की प्राइस कम होती है। बिल्कुल। और जो ज़्यादातर हमारे छोटे फार्मर जीटी रोड पे तो नहीं रहते, तो जो पूरे पाकिस्तान में डिस्पर्स, बिल्कुल, जो छोटे शहरों में छोटे कस्बों में रहते हैं, वहाँ दूध की कीमत इतनी नहीं होती। अगर वो दूध पैदा करने वाले जानवर पैदा करें तो वो मंडियों में लाकर बहुत अच्छी कीमत पर उन्हें फ़रोख्त कर सकते हैं। और यही जानवर फिर जो हमारे दरमियाने बिजनेसमैन या बड़े, वो उन्हें गर्मियों में दूध पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि हमारे किसान जो हैं उनको तो फिलहाल कैश की प्रॉब्लम होती है। दूध पैदा करने वाला जानवर तो रोज़ का रोज़ कैश दे रहा होता है, लेकिन अगर जानवर पैदा करेंगे तो आप समझ लें कि उनकी एक इन्वेस्टमेंट है जो उनको 2 सालों बाद 3 सालों बाद उनको उसका पे बैक करेगी। उस सिलसिले में किसान क्या करेगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि दूध पैदा करने वाले जानवर में 3 साल लग सकते हैं। तो इन्हें मैं समझता हूँ कि एक तदरीजी अमल है कि दूध भी पैदा करेंगे और साथ कुछ जानवर वो अपने, जिसको कहते हैं, ऐसी गायें रखेंगे जो बहुत आला नस्ल की होंगी। और वो मुस्तकिल में जवान हो के बहुत अच्छी कीमत मार्केट से ले सकेंगी। डॉक्टर साहब, वैसे आपका कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा डिफरेंट है कि हम सिर्फ किसान जो हमारा दूध पैदा करता है वो सिर्फ दूध पे रिलाय ना करे, वो दूध भी पैदा करे अपनी गुजर बसर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल 1 जानवर 2 जानवर जो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो दूध पैदा करने वाले बेहतर जानवर पैदा करे, जिनको बेचकर वो 2-3 साल बाद अपने रेवेन्यू में एक अच्छा इजाफा कर सकता हो। हाँ जी। और इसी के साथ एक और चीज़ है जिस पर वो जो पहले भी दे रहा है और दे सकता है, वो इन्हीं जानवरों के जो नर जानवर होते हैं उस गोश्त के लिए पाल सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त गोश्त भी एक्सपोर्ट हो रहा है बड़े जानवरों का, और इसकी भी प्राइस बहुत अच्छी मुनाफा बख्श है। कम से कम 8-9 महीने जो प्राइस होती है मार्केट में, उसमें पालने वाले को काफ़ी मुनाफा मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गोश्त पैदा करने के लिए जानवर जो पैदा किए जाते हैं, उसकी तरफ इतना इंटरेस्ट किसान का नहीं होता। वो जानवर के पैदा होने के कुछ अर्सा बाद उसको छोटी हालत में ही बेच देता है, जिसको कसाई खरीद कर और उसका गोश्त ज़िबा करके बेच देता है। आप नहीं समझते कि ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा ज़ाया किया जाता है हर साल? जो हम लोग हमारे कट्टे और बछड़े जो हैं, वो जिसकी उम्र होती है औसत, उससे कहीं पहले ज़िबा करके बिक जाते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा जो ख़ास तौर पर भैंस के सेक्टर में ज़्यादातर कट्टे कटरियाँ बहुत अर्ली एज में ज़िबा हो जाते हैं। इसकी मेरे ख्याल मेन वजह तो यही है कि उन्हें वो कीमत नहीं मिलती जितना उन पर ख़र्चा हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ जितना हमारा गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमें उन जानवरों को बचाना और उन्हें फीड करना
बहुत ही एफिशिएंट और वो वारा खाएगा फार्मर को कि वो उसको पाले, उस पर पैसे खर्च करे और उसको बड़ा करके उसके गोश्त के बस अच्छे मुनाफा कमा सके। डॉक्टर साहब, हम आते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो जानवरों की बच्चा देने का इंटरवल है वो वक्फा काफ़ी ज़्यादा है, जो आलमी सतह पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आप क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूध और गोश्त की कम पैदावार की एक वजह ये भी है? हाँ जी, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो उसका वक्फा होता है, हमें इंटरकाविंग इंटरवल कहते हैं, वो हमारे मुल्क में काफ़ी कम है। लेकिन उसकी एक वजह तो ये है कि जनरली अगर हम छोटे फार्मर की बात करें तो उन्हें उनके जानवरों को पूरी खुराक नहीं मिलती। ठीक है। और खुराक एक बुनियादी जुज़ है पैदावारी सलाहियत दूध के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है। एक ये, और दूसरा हमारे साथ होता है कि हमारा जो ये जून से सितंबर का मौसम है, इसमें क्रॉसब्रेड काउस को उसको प्रेग्नेंट करना ज़रा मुश्किल होता है। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वक्फा बढ़ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी खुराक और अच्छी हाउसिंग, अगर वो शेड अच्छा बन जाए, रहन शेड अच्छा बन जाए और खुराक अच्छी हो जाए, तो ये इंटरवल, ये वक्फा भी काफ़ी कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, वैसे पाकिस्तान के अंदर ये वक्फा कितना है और आलमी सतह पर ये वक्फा औसतन कितना आजकल इसकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं? अच्छा, इसका बड़ा ताल्लुक ना दूध की पैदावार से भी है। जैसे अगर अगर हम यूरोप में देखें, जो जानवर 20 किलो दूध देते हैं एवरेज, ठीक, 305 दिन तक, तो उनमें ये वक्फा तकरीबन 12-13 महीने का होता है, यानी कि एक साल का होता है। और इसी तरह उसी यूरोप में जो जानवर 40 किलो दूध देते हैं, उनमें ये वक्फा तकरीबन 14-15 महीने का होता है, सवा साल, 15 महीने तक चला जाता है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान अगर हम आए तो पाकिस्तान में तो भैंस में तो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन इसमें तो 18 महीने से भी ज़्यादा चला जाता है, 1.5 साल से ज़्यादा चला जाता है। और इसी तरह जानवरों में, गायों में भी जो ये चीज़ हमने भी देखी है, जो कम पैदा करने वाली गाय हैं उनमें वक्फा कम होता है, तकरीबन 1.5 साल होता है। जो ज़्यादा दूध देने वाली उनमें ये फिर तकरीबन 1.25-2 साल तक चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, किसानों को इस फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये भी एक आमदन का ज़रिया है कि जितने बच्चे एक भैंस या गाय से होंगे उतने ही किसान की आमदन बढ़ेगी, तो वो किसान इस इंटरवल जो है, इस वक्फे को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर सकता है? इस वक्फे को कम करने के लिए तो एक बहुत ज़रूरी है, जो किसान एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है जी, वो ये है कि जब जानवर बच्चा देने की तरफ 2 महीने रह जाते हैं जी, उस वक्त तो खुश्क होता है, दूध नहीं देता है, उस वक्त उसे अच्छी खुराक चाहिए। अच्छा, नॉर्मली देखने में यह है कि किसान उस वक्त उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी न्यूट्रिशन वाली, क्योंकि वो दूध नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो वो खुराक जो उसने बॉडी में स्टोर करनी है और दूध बच्चा देने के बाद वो बॉडी का स्टोर काम आना है उस जानवर को दोबारा गबन होने में। यानी कि उसकी जो आपने वंडा डाल रहे हैं, उसको आप जो खल डाल रहे हैं, जिसको चारा डाल रहे हैं, आपने उसी को वही डालना है जो उसको आप दूध देने के दिनों में डाला करते थे। हाँ जी, बिल्कुल, उससे तो कम होगा, लेकिन फिर भी उसको आपने वंडा चीज़ें ख़त्म नहीं करनी। अगर तो बहुत अच्छे आपका चारा है, साइलेज है, फिर तो ठीक, अदरवाइज वो वंडे की उसकी ज़रूरत उस वक्त है क्योंकि बॉडी ने स्टोर करना है और बच्चा देने के बाद उसने दोबारा हीट में आना है, उसी वक्त होगी अगर उसकी बॉडी कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसान जो हैं उनको अगर हम मसनूई नस्ल कशी के बारे में अगर गाइड करना चाहें, तो किसान मसनूई नस्ल कशी के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए और किन किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, क्यों मसनूई नस्ल कशी पाकिस्तान में 1973 से चल रही है और हर अब तो इलाके में इसके लोग हैं जो इस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इल्म तो है इसका। इसमें 2 होते हैं। एक तो किसान ना उस जब इंतखाब करते हैं कि कौन सा सीमन, किस सांड का सीमन चाहिए, तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो खाली उसकी कीमत पे ना जाएं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस सांड में कितनी सलाहियत है कि उसके बच्चे कितना दूध दें। ठीक है। बच्चों की सलाहियत की वजह से उस सांड का सीमन महंगा होता है। अच्छा। और उसको ज़रूर गौर करें लेते वक्त। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर किसान जानवर को प्रेग्नेंट कराने के लिए सीमन यूज़ करते हैं, उनका ध्यान उनकी पैदावार बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं होता, आगे उनके बच्चों में पैदावार बढ़ाने का ध्यान नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये हमारा किसान जो है
उसको अगर क्वालिटी सीमन की ज़रूरत पेश आए तो वो कहाँ से अवेल हो सकता है? ये भी तो एक इशू है कि नॉर्मली जो हमारे यहाँ टेक्नीशियंस हैं, जिन लोगों ने आप ये काम सीखा है, वो जो भी सजेस्ट करते हैं कीमत के हिसाब से वो लगा दिया जाता है। तो किसान अगर कोई सिर्फ आता भी है तो उसे किस तरह इंश्योर होगा कि ये चीज़ अच्छी है, क्वालिटी है और ये यहाँ से अवेलेबल हो सकती है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसान की दस्तरस नहीं होती कि उसकी हकीकत क्या है और इसका सोर्स। वैसे तो जो इम्पोर्टेड सीमेंट है उसमें भी हर क्वालिटी का सीमेंट मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ अब यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर गौर कर रही कि एक टेलीफोन कॉन्फ्रेंस या टेलीफोन सर्विस दी जाए फार्मर को। अच्छा। जिससे वो ये चीज़ मालूम कर सके कि मैं इन जानवरों के लिए किस सांड का सीमन बेहतर होगा मेरे लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज ये इनिशिएटिव लेने लगी है उनका कि एक कॉल सेंटर शुरू करने का प्रोग्राम बन रहा है, ताकि हर किसान पाकिस्तान में किसी जगह बैठा हो, कॉल करके अपनी सिंपल आईटी ही की यूज़ करते हुए बेहतर गाइडेंस ले सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि हमारे जो किसान हैं वो मस्नूई नस्ल कशी के लिए इनके यहाँ एक आम टीके का कॉन्सेप्ट है, हम इस कॉन्सेप्ट को आज तक क्यों नहीं चेंज कर सके? इसमें आप हमारे इदारों की कमी समझते हैं या हमारे किसान के एंड पे कोई कमजोरियां हैं? इसमें एक चीज़ तो ये थी कि आज से 5 साल पहले कभी भी दूध की इम्पोर्टेंस वो नहीं थी जो आज है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक कोई चीज़ कोई बिजनेस साइकिल में एंटर ना हो उस वक्त तक उसकी सही इस्तेमाल और ज़रूरत भी नहीं होती। बिल्कुल। तो अब चूंकि एक दूध इशू है, उसकी प्राइस भी है और लोग पब्लिक को भी पता है कि दूध अच्छा होना चाहिए, उस मिलावट नहीं होनी चाहिए, जिसकी ये अवेयरनेस आई है। अब किसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो जानवरों को कोई भी टीका नस्लकशी के लिए लगाने से पहले उस पर गौर करे और जो भी टीका लगाता है उसको रिकॉर्ड रखे। उसका एक स्ट्रॉ होता है, अगर वो अपना स्टेपल कर लेता है, अपनी कॉपी में रख लेता है तो उसका फ़ायदा है। इस बेस पर वो उससे बच्चा पैदा हो तो उससे दोबारा भी पूछ सकता है सप्लायर से कि मैंने आपसे ये ब्रीड ली थी, आपने दूसरी ब्रीड का सीमन मुझे दिया। अच्छा, यानी कि चेक एंड बैलेंस चलना शुरू हो जाएगा। उन्हें रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है मुस्तकबिल के लिए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।